आज से दशकों पहले जब सुबह की चाय के साथ आप अखबार पढ़ा करते थे, तो उसमें छपी हुई खबरों पर शायद ही संदेह किया करते थे। पर लगातार बदलते इस आधुनिक और औद्योगिक दौर में कहीं न कहीं लोगों के मन में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संदेह उठा है। साथ ही भारत देश युवाओं का देश है और यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यूथ एंड जर्नलिज्म पर चर्चा करें। आओ चलो अपने इस देश में ये खेल बदस्तूर जारी रखते हैं। तुम इन्हें बांटो, हम इन पर राज करते हैं। बहुत दिनों से सर्द हो चली थी हवाएं सांप्रदायिकता की। चलो कुछ घरों को फूंकते हैं और अलाव करते हैं। ऐसे ही शब्दों के साथ सिस्टम पर कुठाराघात करने वाले तेज तर्रार पत्रकार संजय पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जर्नलिज्म में आप लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगर आज के दौर में पत्रकारिता की बात की जाए तो पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं कि कैसी होनी चाहिए पत्रकारिता, या क्या पत्रकारिता है जो लोग समझे इस चीज़ को? देखिए, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले का जर्नलिज्म और अब के जर्नलिज्म में तकनीक का बड़ा फर्क है और फिर सोच बदली है। अब दोनों चीज़ों को, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिख दें सूत्रों के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। आपको पुख्ता प्रमाण रखने ही पड़ेंगे। पहले जर्नलिज्म सिर्फ शब्दों से होता था और अब जो है इसमें जज्बा मिल गया है और उसमें तकनीकी का तड़का है। तो जो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके जर्नलिज्म किया जा सकता है, वही आज के दौर का जर्नलिज्म है। सर, अक्सर लोग पहले और आज के दौर की पत्रकारिता में तुलना करते हैं। आज के दौर की पत्रकारिता कैसे अलग है पहले के दौर की पत्रकारिता से? आज के दौर की पत्रकारिता ज़्यादा आसान है बजाय पहले के दौर की पत्रकारिता के। पहले के दौर की पत्रकारिता में जोखिम ज़्यादा था। अब आप तकनीकी प्रयोग से, तकनीकी के उपयोग से काफ़ी हद तक चीज़ों को घर बैठे निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारा डेटा गूगल पे पड़ा है या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको डेटा मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको दफ्तरों तक जाना ही होता था, डेटा माइनिंग करवानी ही पड़ती थी, तो जोखिम उसमें ज़्यादा था। आप कोई गोपनीय स्टोरी निकाल रहे हैं, सिस्टम नहीं चाहता कि वो स्टोरी बाहर आए, तो आपको जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ती थी। उस डेटा के लिए आपको कई बार जो उस ऑफिस में कर्मचारी थे उनके घरों तक जाना पड़ता था, उनको फोटोकॉपी कैसे करवाएं, उनकी फाइल्स कैसे निकालें। अब बहुत सारा डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, लोगों के पास मोबाइल्स आ गए हैं, अच्छे स्कैनर्स हैं, तो आप उनसे इन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आसान है, आज का जर्नलिज्म आसान है। पहले के जर्नलिज्म थोड़ा सा, पहले का जर्नलिज्म मुश्किल था और उसमें जोखिम ज़्यादा था। वो जोखिम खत्म हो गया। अभी की जो पत्रकारिता है कहीं किसी मोबाइल जर्नलिज्म हो गया, न्यू मीडिया हो गया, इन्होंने पत्रकारिता का जो दौर है उसको बहुत चेंज किया है। तो ये क्या चैलेंजेस लेके आ रहे हैं नए पत्रकारों के लिए? देखिए, इस तरीके के चैलेंजेस समय समय पर जर्नलिज्म के सामने शुरू से ही रहे हैं। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जब एक पत्रकार झोला लटका के और कलम लेके और मोटा सा चश्मा लगाकर सड़कों पर घूमकर जर्नलिज्म करता था और फिर वो किसी अखबार में कुछ लिखता था, फिर उसे अलग से शब्दों को जमा कर जो है वो अखबार तैयार किया जाता था। फिर एक आदमी लिखने वाला चाहिए, एक टाइपिस्ट चाहिए। फिर आया कंप्यूटर आ गया, रिपोर्टर्स को खुद टाइप करना पड़ेगा, तो टाइपराइटर्स की नौकरी जाने की चुनौती आ गई। धीरे धीरे चीज़ें बदली। फिर कहा कि अब तो गूगल से बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, ऑनलाइन डेटा मिल जाएगा, तो रिपोर्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से धीरे धीरे जर्नलिज्म बदला। फिर टीवी आया तो लगा कि अखबार बंद हो जाएंगे। फिर जब टीवी के आगे वेब जर्नलिज्म आ गया तो लगा कि अब तो टीवी भी शायद बंद हो जाएगा या इसको लोग कम देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। सबका अपना एक समुचित स्थान है। आपको सुबह अखबार ना मिले, आज भी मैं वही 25 साल पुरानी बात कहूँगा या 30 साल पहले जो लिखा गया कि अगर सुबह चाय की टेबल पर आपके पास में अखबार ना हो तो आपको एक खालीपन तो महसूस होता है, वो आज भी होता है। और जहाँ तक जर्नलिज्म में जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए चैलेंजेस की अगर बात करें तो थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ी हैं। किस तरीके की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो इसमें आपको समझना होगा
एक इंफॉर्मेशन फला जगह चोरी की घटना घट गई या मर्डर हो गया, यह खबर तो आपको वेब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए शुरू के 20 से 25 मिनट के अंदर ही मिल जाती है। अब जर्नलिस्ट का चैलेंज शुरू होता है यहाँ से कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिस्ट इस खबर को क्या नया रंग दे सकता है, क्या नया खुलासा कर सकता है जब वो स्पॉट पे हो या जब वो अपनी खबर फाइल कर रहा हो। इसी तरीके से हमें अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा और अखबार के पास उससे ज़्यादा समय होगा विश्लेषण का, तो वो विश्लेषण हम कितना बेहतर दे पाएंगे और लगभग उस खबर की तह तक पहुंचकर लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि दरअसल ये जो ऊपरी मामला इस तरह का दिख रहा था, इसके पीछे की कहानी ये है, उसका हिडन एजेंडा ये है। तो वेब आने से, व्हाट्सएप जर्नलिज्म आने से, सोशल मीडिया के ज़्यादा एक्टिव हो जाने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का चैलेंज यही बढ़ा है कि हम हिडन एजेंडा को जितने बेहतर तरीके से पब्लिक तक, रीडर तक पहुंचा पाएंगे, उतना बेहतर जर्नलिज्म हमारा होगा। तो ये चुनौती है कि हम अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें ताकि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो देना अब ख़त्म हो गया। वो तो बहुत पहले मिल जाती है लोगों को, अखबार और टीवी से भी पहले मिलने लग गई है। तो अब उसके पीछे का हिडन एजेंडा आप तक कैसे पहुंचा दें, वो जर्नलिज्म का जो है एक बड़ा पहलू है। तो इसको हम टाइम के जरिए करते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल कैसे करेंगे आज के दौर में, वही जो है वो जर्नलिज्म के इन चैलेंजेस को ख़त्म कर पाएगा। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई भी घटना घटती है तो आज के डेट में व्हाट्सएप का ज़माना है, तुरंत पहले ही खबर पता चल जाती है, तो चैलेंज वहाँ से चालू होता है। पर इसी चीज़ों से एक चीज़ और है कि पेड और फेक न्यूज़ की जो बात होती है, तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं पेड या फेक न्यूज़ को लेके जब पेपर में देखने को मिलता है कि या तो पेड न्यूज़ है या तो फेक न्यूज़ है, तो लोगों का विश्वास कम होता है। तो ऐसे में व्हाट्सएप के ज़माने में या सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ खबरें बहुत जल्दी मिल जाती हैं, बहुत फास्ट हो जाती हैं, तो उस विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखना चाहिए? देखिए, ये क्रेडिबिलिटी चेक करना, दरअसल जब तक आप उसे चेक करते हैं तब तक वो इतने बड़े स्तर पर फैल चुकी होती है कि वो एक परसेप्शन के रूप में तब्दील हो जाती है। मैं बहुत खुली बात कह रहा हूँ आपसे ये कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आपने एक मैसेज चलाया और वो मैसेज जब तक पब्लिक आप उसकी तह तक जाते हैं तब तक पता चलता है कि वो 1 लाख 2 लाख लोगों तक इजीली स्प्रेड हो चुका है। और इतने लोगों के बीच जब कोई खबर पहुंच जाती है तो वो एक परसेप्शन का रूप ले लेती है, वो धारणा बन जाती है। और उसको चेंज करने के लिए हमें अब इस फेक न्यूज़ पे कमांड कैसे करना है, इसे पकड़ना कैसे है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है, आज हर व्यक्ति के पास एक स्वविवेक नाम की शक्ति है। उस स्वविवेक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ फेक न्यूज़ हो सकती है, कौन सी न्यूज़ पेड न्यूज़ हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देके इसे आपको समझाता हूँ। कोई ये आज के दौर का चैलेंज नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। जब आपने अखबार में देखा है कि कोई संस्थान किसी इंस्टीट्यूट की या किसी पर्सन की तारीफ में पुल बांधे जा रहा है, तो फिर वो आपको धीरे से पचना बंद हो जाता है। और जब वो पचना बंद हो जाता है तो आप जान जाते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा है और मे बी ये पेड न्यूज़ है। प्रोपोगेट करने, चीज़ों को प्रोपोगेट करने के लिए ऐसी खबरों का सहारा शुरू से लेते रहे हैं और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल होता रहा है। अब व्हाट्सएप जो है या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके लिए बहुत जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी एक खबर बनाई और उसे वायरल कर दिया, लेकिन इसके लिए बहुत सख्त कानून हैं। उन कानूनों के अनुसार अगर कार्रवाइयाँ होने लग जाएंगी तो अपने आप इन पर रोक लग जाएगी। पर एज अ रीडर अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर एक व्यूअर या एक रीडर की बात की जाए, तो बहुत लोग सक्षम नहीं होते हैं या समझ में नहीं आता उनको कि असल में फेक न्यूज़ है कि असली न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है। गवर्नमेंट भी बहुत सारा इस पर काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत आसान नहीं लगता है ऐसा देखने में। तो एज अ रीडर अगर वो उस चीज़ का फैक्ट चेक करना चाहे तो किस जगह से या किस हिसाब से कहाँ से कर सकती है, कुछ ऐसा? देखिए, इंटरनेट के दौर में ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको फैक्चुअल कुछ चीज़ों को चेक करना है, मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप में ही चल रहा था कि
आज़ादी की लड़ाई किस तरीके से लड़ी गई, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर काफ़ी इसमें प्रोपोगेट की गई कि वो कहाँ से आ गए, जम्मू कश्मीर से आ गए, फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, दुनिया भर की बातें थी। मैं बहुत छोटे शब्दों में कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री किसी के बताए अनुसार मत जानिए। हिस्ट्री जानना चाहते हैं, इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे ऑलरेडी इतना डेटा पड़ा हुआ है कि आप उसे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। और आपके हाथ में मोबाइल आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है, जिस पर आपको सारी सुविधा अवेलेबल है। अगर आपको जहां भी तनिक भी संदेह है, आप तुरंत जाइए, अपने इंटरनेट पे जो डेटा पड़ा है उसका इस्तेमाल कीजिए और सही फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। तो ये आम आदमी के लिए ही है, किसी दूसरे लोगों के लिए नहीं। आम आदमी तक तो खबर माउथ टू माउथ पहुंचती है, जहां से वो परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है कि वो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है कि वो उसको फैक्ट को चेक जरूर करे। एक बार किसी भी बात को धारणा बनाने से पहले उस पर एक बार जरूर विचार करे और उस पर फैक्ट चेक करे। एक मुद्दा ये भी उठता है कि सर जर्नलिज्म फील्ड में बहुत सारे लोग बिना किसी डिग्री या बिना किसी प्रशिक्षण के काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से जर्नलिज्म में प्रशिक्षण या डिग्री का क्या महत्व है, या जो यूथ है जो डिग्री लेके इसमें काम करने आ रहा है या पढ़ाई प्रॉपर तरीके से आ रहा है, वो कैसे अपना स्थान बना सकता है पत्रकारिता के क्षेत्र में? क्योंकि दोनों ही चीजें हैं। तजुर्बा अपने आप में एक बड़ी चीज है और तजुर्बे से बड़ा इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं होता। अनुभव और अभ्यास दो ऐसे ही संस्थाएं हैं, अगर आप उनसे प्रशिक्षित हैं तो फिर इस क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाकर या डिग्री देकर किसी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म करना नहीं सिखाया जा सकता और उसे जर्नलिस्ट भी नहीं बनाया जा सकता। मैं इसके उलट एक अलग विचारधारा का आदमी हूँ। मेरा ये मानना है कि जर्नलिज्म एक जज्बे की तरह है, जैसे व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है। कुछ लोगों को ईमानदार होने का कीड़ा होता है। मैं कीड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज करप्शन जो है वो शोभर आइटम है और ये जो है ईमानदारी जो है वो कोई गंदा शब्द हो सकता है लोगों के लिए आज के दौर में। तो हम जो करना चाहते हैं, जिस तरीके से जर्नलिज्म करना चाहते हैं आज के दौर में, वो हमारा जज्बा है। जैसे देशभक्ति एक जज्बा है, उसे किसी के अंदर क्रिएट नहीं किया जा सकता। वो जब तक उसके दिमाग में ना बैठ जाए, ये बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देने जैसी चीज है। अगर कोई इंस्टीट्यूट इतना समर्थ है कि किसी लड़के का ब्रेन वॉश कर सकता है स्टूडेंट का, तो वो उसे जर्नलिस्ट बना सकता है। अदरवाइज जर्नलिज्म जो है वो एक जज्बे की तरह है। अगर आपको सिस्टम को उधेड़ने का शौक है, गलत चीजों को लोगों के सामने लाने का शौक है कि ये गलत है, इसका दूसरा पहलू, सच पहलू ये है, अगर आप इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में और दिल में हैं, तो आप जर्नलिज्म बिना किसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री लिए भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो सिर्फ अनुभव और तजुर्बे के आधार पर जो जर्नलिज्म होता है, उससे एक इतर तरीके का जर्नलिज्म कर रहे हैं। वो जर्नलिज्म है पढ़ा लिखा जर्नलिज्म, जहां सोचने की, बौद्धिक तार्किकता की जो क्षमता है, बौद्धिक तर्क करने की जो क्षमता है, वो कहीं ज्यादा है। उन्हें सिस्टम में चीजें किस तरीके से चलती हैं, इसका ज्ञान उन लोगों से बहुत पहले हासिल हो गया है, जो लोग तजुर्बे से 25 साल में, 30 साल में वो चीजें सीख पाए हैं। तो उन जो बच्चे डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, उनके पास एक नए तरीके का जर्नलिज्म गढ़ने का समय है और उन्हें अपना पूरी एनर्जी जो है वो उस दिशा में लगा देनी चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म का स्वरूप भी बदल रहा है। अगर वो इतनी तेजी से नहीं बदलेंगे तो आने वाले दौर में वो अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाएंगे। खुद को उपयोगी साबित करके ही सिस्टम में आया जा सकता है, और उनकी उपयोगिता यही है कि वो एक नए तरीके का जर्नलिज्म गढ़ दें। फास्ट जर्नलिज्म जो आ गया है ना, क्विक जर्नलिज्म जो आ गया है, तो वो इतना बुद्धिमत्ता है उनके पास में, इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है उसके पास में कि वो उसका इस्तेमाल करे। जो चीज आदमी अपने तजुर्बे से सही गलत का फैसला तो बता सकता है। डेटा माइनिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऐसे बच्चों का हो सकता है। किसी ने अगर कह दिया कि गुजरात में फला चीज हो रही है या गुजरात में ऐसा हुआ,
उस फैक्ट को चेक करने में उसे 2 से 3 सेकंड लगेगा, जो तजुर्बेकार आदमी है उसे ये जानने में शायद 2 दिन भी लग सकता है, तब वो ये बात कह पाए। तो जर्नलिज्म में तकनीक का आना और जज्बे के साथ उसका इस्तेमाल कर लेने से ही नया जर्नलिज्म गढ़ा जा सकता है। और इसमें आज का जो पढ़ा लिखा यूथ है जो डिग्री लेकर इस फील्ड में आ रहा है, वो ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। राजनीति और पत्रकारिता को हमेशा जोड़ के देखा जाता है आज के दौर में। ऐसे में आज के दौर की जो पत्रकारिता है उसमें राजनीति का क्या असर देखने को मिलता है? ये सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है। मैं आपको गांधीयन मॉडल से जोड़ता हूँ। जर्नलिज्म में गांधीयन मॉडल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जब विद्रोह किया और उस समय जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखना शुरू किया, उसमें भी उन्होंने एक पत्रकार की मदद ली। अपनी सारी लड़ाई को जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के जरिए, अखबार के जरिए ही वो प्लेटफॉर्म तक ले जा सके। अगर उन दिनों भी अखबारों में वो चीज़ें नहीं छपती और जो हायर अथॉरिटी था उस तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती कि सोसाइटी में विद्रोह की स्थिति बन गई है, तो शायद वो बैकफुट पे कभी नहीं जाते। और उनकी इसी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अंग्रेजों से लोहा लिया और सिस्टम ने उनका बखूबी इस्तेमाल किया और वो उस सिस्टम का खुद भी एक हिस्सा बने। तो जर्नलिज्म में आज राजनीति प्रवेश कर गई है, ये कहना थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है कि सिस्टम जर्नलिज्म में शुरू से पॉलिटिक्स रही है और जर्नलिज्म का इस्तेमाल समय समय पर इस तरीके से किया जाता रहा है, चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने और लोगों की बातों को, लोगों के मंतव्य को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए हमेशा से ही अखबारों का और जर्नलिस्ट का उपयोग होता रहा है। इसमें कोई अलहदा बात नहीं कह रहे हो आप कि आज होने लगा है, तो आज नहीं हो रहा है। हाँ, आज इसका स्वरूप इस तरीके से बदल गया है कि जिस बेबाकी से हमें जनता की बात, आम लोगों की बात सिस्टम तक रखना चाहिए, उस बेबाकी से हम नहीं रख रहे हैं। अब प्रवाह बदल गया है। अब हम सिस्टम की बात ज़्यादा मजबूती से लोगों के ऊपर थोपने में कारगर हो गए हैं। ये राजनीति जरूर आई है थोड़ी सी जर्नलिज्म के अंदर, लेकिन ये सदियों से चला आ रहा है। अब इसमें जो लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं उन्हें ये सामंजस्य बिठाना चाहिए या उन्हें इस दिशा में कार्य करना चाहिए कि हम जनता की भी बातों को उसी अनुपात में सिस्टम तक पहुंचाते रहें समय समय पर, और सिस्टम की बात को तो हम जनता तक पहुंचा ही रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक बड़ा मसला है। कॉर्पोरेट कल्चर का दौर एक तरीके से, तो पत्रकारिता में कॉर्पोरेट कल्चर कैसे असर डाल रहा है? अखबार में पहले संपादक होते थे, विशुद्ध रूप से खबरों की काट छांट करने का अधिकार था उन्हें। और आज के दौर में एडिटर्स कम हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर्स ज़्यादा हो गए हैं। ये शायद कॉर्पोरेट कल्चर का ही असर है कि हम मैनेजिंग एडिटर्स ढूंढने लगे हैं जो एडिटिंग को भी मैनेज कर लें, ठीक है ना। ऐसे दौर में रेवेन्यू एक बड़ा मसला है और नो डाउट सिस्टम और जिनके लिए रीडर्स के बीच में जो एक सामंजस्य का बिठाने का जो बिठाने की जो बड़ी जिम्मेदारी है, सिस्टम और आम लोगों के बीच, रीडर्स के बीच में जो एक सामंजस्य बिठाने की बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को कोई मैनेजर ही बेहतर तरीके से निभा सकता था। शायद इसलिए जर्नलिज्म में मैनेजर्स आ गए हैं और उसको देखते हुए कुछ हद तक खबरों मैनेज भी होने लगी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बहुत प्योर तरीके से आपके पास आज के समय भी पहुंचती है तो आप उसे आसानी से पचा नहीं पाते हैं। थोड़ा सा उसे मैनेज किया जाए। प्योर दूध नहीं लोग पी पाते हैं, तो हम तो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। थोड़ा खबरों में मसाला, हाँ, खबरों में मसाला आ जाता है, या खबरें थोड़े सिस्टम की अगर बात को उनके शब्दों के हिसाब से लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो इसमें गलत भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और ऐसा हो रहा है, आज के सिस्टम में जेल करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट कल्चर कहीं ना कहीं पत्रकारिता का स्वरूप तो बदला है ना एक तरीके से, कि मतलब पहले लोग थोड़ा बेबाकी से बोल देते थे कि ये चीज़ है, पर अब उनको सोचना पड़ता है बोलने से पहले कि मेरे ऊपर जो अथॉरिटी बैठी है वो मैनेजिंग के चक्कर में ज़्यादा है और एडिटोरियल के चक्कर में कम है। नहीं, मैं आपकी इस बात से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कॉर्पोरेट कल्चर हावी होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बिक गया है। ये मैं फिर भी कहूँगा कि पहले अखबार
छपते थे और फिर बिकते थे, अब बिकते हैं तब छपते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया है। इसको आप इस तरीके से भी मत लीजिए। हाँ, कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ा है। पहले अखबार का संपादक ले देकर 10 से 15 हज़ार रुपए की सैलरी पाता था, साइकिल से ऑफिस पहुंचता था, एक खादी का कुर्ता और पजामा जो है और आंख पर मोटा चश्मा उसकी पहचान हुआ करता था। आज वो BMW में चलता है। आज कॉर्पोरेट कल्चर आया है। आज उससे संस्थान घर दे रहा है, बंगला दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, सारी सुविधाएं दे रहा है, उसके घर में नौकर चाकर की व्यवस्था दे रहा है। तो ये कहाँ से आया? उसने कहीं ना कहीं बदलते सिस्टम में आपको उस रूप में खड़ा किया है जहां आप उस पर्टिकुलर घराने की या उस संस्थान की इमेज को रिफ्लेक्ट कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए उसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ा है और उन संसाधनों को रन करने के लिए उसे जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो तो जुटाने ही पड़ेंगे, और वो जुटाना आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है और मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है। सर, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर एक हमेशा से बात चलती आई है। तो जैसे कि डॉक्टर्स का एसोसिएशन हो गया, कि लॉयर्स का एसोसिएशन हो गया, हमारा भी है, बट किस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना कारगर है जो हमारा संस्थान है, या पत्रकारों की सुरक्षा की जो बात है वो कैसे और उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए, इस संबंध में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बड़े अच्छे, बल्कि मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ना कह के ये कहूँ कि न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है उसने, INS ने, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है, उसने बड़े अच्छे मापदंड तय किए हैं, गाइडलाइंस हैं पहले से। जब मीडिया में चौथे स्तंभ के रूप में, मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में जगह दी गई, उस समय एक बड़ी चूक ये हुई कि इनकी सुरक्षा को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा सकी। मीडिया के स्वरूप की बात हुई, लेकिन जो मीडिया कर है, जो मीडिया में काम कर रहा है, वो कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करे, इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन INS ने इस पर काफ़ी काम किया और बहुत हद तक लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। ऐसा नहीं है, जब जब जर्नलिस्ट प्रताड़ित हुए तो उनके साथ में एक बड़ा तबका था जर्नलिज्म करने वालों का, जो आया और उसने लड़ाइयाँ लड़ी। फिर धीरे धीरे चीज़ें कॉर्पोरेट कल्चर में तब्दील हुई और बहुत सारे अभी भी संस्थान हैं जहाँ यूनियन चलते हैं, लेकिन अब वो यूनियन खत्म हो गए। तो उन यूनियन के खत्म होने से जो दबाव बनाने का तरीका था वो बदल गया। अब अगर आप सच हैं तो आपके साथ किसी बाहर प्लेटफॉर्म पर आप मोर्चाबंदी कर रहे हैं, वहां आपके साथ लोग खड़े हो सकते हैं, आपके घर आकर आपसे मिलकर आपको सांत्वना दे सकते हैं, आपको साथ होने का एहसास करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके साथ कोई अत्याचार हो गया है और लोग कलमबंदी कर देंगे, ऐसा माहौल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों में असुरक्षा का भाव आया है, चाहे वो नौकरी जाने को लेकर हो या फिर उनके साथ मारपीट हो जाने के मामले हों, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो हमें मतलब पत्रकारों को इस हद तक जाना ही चाहिए कि वो कलमबंदी का दौर ले आए। इससे न सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों पर जो अखबारों को चला रहे हैं, मालिकान हैं, उन पर थोड़ा दबाव आएगा, बल्कि उन्हें इस बात का भी डर होगा कि गलत करने से पहले कम से कम कुछ सोचने की जरूरत महसूस करेंगे। ये असर पड़ेगा। और सरकारों को इस दिशा में, यहाँ छत्तीसगढ़ में ही काफ़ी पहल हुई है और भी अदर स्टेट में पहल हुई है, तो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात चल रही है। उस दिशा में अच्छा ड्राफ्ट तैयार हुआ है और आगे वो लागू हो जाता है तो उससे पत्रकारों को काफ़ी हद तक जो है सुरक्षा महसूस होगी। सर, एक परसेप्शन सोसाइटी में है पत्रकारों को लेके कि बहुत आसान होता है काम, लेकिन असल में आप इतने लंबे समय से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको काफ़ी करीब 20 साल करीब होने जा रहा है आपको, तो सबसे कठिन काम क्या है पत्रकार के जीवन में? कैसे पत्रकारिता एक कठिन है स्वरूप देखते हैं? देखिए, पत्रकारिता की कई विधाएं हैं। उन विधाओं में एक विधा है खोजी पत्रकारिता। जब आप खोजी पत्रकारिता करने चलते हैं तो सिस्टम के अंदर ऐसी जगह पर आपको घुसना होता है जहां से सब कुछ निकाल पाना
इतना आसान नहीं है। खबर है, सोसाइटी तक उस अंधेरगर्दी को पहुंचाना भी जरूरी है, लेकिन इसे आप बहुत आसानी से किसी से मिल लिया, किसी ने बता दिया, मैंने कहा ना कि सूत्रों के हवाले से, जैसा कि सूत्रों ने बताया, इस दौर के जर्नलिज्म से इतर एक जर्नलिज्म है जो आपकी पूरी परीक्षा लेता है, जहां आपको सिस्टम का एक हिस्सा बन जाना पड़ेगा। वहां अंदर से चीज़ें निकालने के लिए आपको शायद अपना वेश भी बदलना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी, और फिर आप समाज के लिए उस गलत हो रहे सिस्टम में गलत हो रही चीज़ों को सामने ला पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आप तक पहुंचाता हूं। एक ऐसा ही वाक़या हुआ जो हमने 2005 में एक स्टोरी करी, जिसमें गाजियाबाद में एक अवैध हथियार बनाने का कारोबार चलने की खबर मिली थी। और जब वो खबर आई तो सबसे पहले तो यही लगा कि ये होगा कैसे। तो उस समय मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम करता था, और ये हुआ कि अब इसे हम बाहर लाएंगे कैसे। तो काफ़ी मंथन के बाद, बहुत सोचने के बाद समझ आया कि वो कभी ब्योमकेश बख्शी और इस तरीके के सीरियल देखा करते थे, तो जासूस बनना पड़ेगा, डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, तब ये चीज़ें बाहर आएंगी। तो फिर 15-20 दिनों तक, तो पहले 1 महीने तक दाढ़ी बढ़ाई, फिर वो एक ड्राइवर के साथ उसके ट्रक पे बहुत दिनों तक क्लीनर की तरह घूमते रहे, और फिर जब बिल्कुल वैसे ही दिखने लगे क्लीनर लेबर जैसे, तो फिर जो है उस फैक्ट्री में किसी पंचर वाले की मदद से, उसके जानने वाले की मदद से, बाहर कैंटीन वाले की मदद से अंदर घुसे, और फिर वहाँ सारी चीज़ों को किया। 1 महीने का लगभग समय लगा उन चीज़ों को उजागर करने में। और फिर अपने साथ हिडन कैमराज ले जाना, उस समय तो इतनी हाई टेक्निक नहीं थी। तो 2005 में वो जो भी अपने पास में बटन कैमरेज या इस तरीके की चीज़ें थी, उनको लेके जाना, और फिर वो रिसीवर उस समय बड़े एडाप्टर बड़े भारी हुआ करते थे, उनको छुपा के रखना, ये एक अलग सा अनुभव था। और लेकिन मन में एक जज्बा था कि किस ऐसी चीज़ को, एक गलत काम चल रहा है, उसको उजागर करना है, तो उसके लिए जान जोखिम में भी डाली, और फिर चीज़ों को बाहर लाए। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। बहुत दिनों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ी। जब स्टोरी सबमिट कर दी उसके बाद भी महीनों जो है वो संस्थान से दूर रहना पड़ा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है इस तरीके की चीज़ों को करना, और इस तरीके के जर्नलिज्म को करना। आज के दौर में भी चैलेंज है। जो लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज है ये, कि चीज़ों को बाहर लाएं कैसे करते हैं। जो काम खबर के पीछे की खबर निकालने की जब भी बात आएगी तो उसमें जोखिम होगा, ये मानकर चलिए। और ये वही व्यक्ति कर पाता है जो जर्नलिज्म जज्बे से करता हो। जिसका काम सिर्फ नौकरी करना है वो ये नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुश्किल है। सर, यूथ जो जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहता है, उनके लिए मार्गदर्शन करते हुए कुछ चीज़ें आप उनका गाइड करें तो बेटर रहेगा सर। आज के यूथ को बहुत जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में अपने घर की रोजी रोटी चलाने आ रहे हैं तो माफ कीजिए, आप मत आइए। अगर आपको यहाँ आना है तो एक जज्बे के साथ आइए कि मुझे कुछ कर दिखाना है, उस जनता के लिए, उन लोगों के लिए, उस तबके के लिए जिसका वो हक है। और अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी उसका हक दिलवा पाते हैं तो ही आपका जर्नलिज्म करना सार्थक है। अन्यथा मैं कहूँगा कि आप अपने घरों में रहिए, कोई और दूसरा व्यवसाय कर लीजिए, जर्नलिज्म मत कीजिए।